अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मासमानी, आप देख रहे हैं व्यूज कॉर्नर। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि उस 3 टॉपिक्स जो है वो एक ही वीडियो कवर कर रही है। और वीडियो का नाम है जी टॉप मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया नंबर 1, अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया 2020 नंबर 2 और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया नंबर 3। यानी तीन वीडियोस का एक किस्म का कंपाइलेशन होगी। इस वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू भी हैं, जो कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड भी हैं, और जो कि पहले प्रिडिक्ट किए गए हैं और उनको इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है हमारे साथ, बिल्कुल इसको एंड तक देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हो गई है और प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको इल्म में ना हो, आपके जहन में ना हो कि जी ये प्रोजेक्ट भी था। तो ये काफी इंफॉर्मेशन मैंने देखी नहीं है वीडियो, लेकिन जैसे नाम लग रहा है वैसे एक ही टाइटल होता है अक्सर वीडियो का, लेकिन इसमें 3 टाइटल दिए गए हैं, तो वीडियो में कुछ खास होगा तो दिए गए हैं। तो बिल्कुल वीडियो पे चलने से पहले हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबा लें, ताकि हमारी आने वाले तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके, कोई भी वीडियो हमारी आपसे मिस ना हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते जी कंपाइलेशन कैसा प्रोजेक्ट्स का। 3, 2, 1 गो। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले बहुत सारे वीडियोस में हमारे देश में बन रहे प्रोजेक्ट्स पर बात की थी, जो हमारे देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, स्पेशली रूरल एरियाज में, उसे भी दूर किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रोजेक्ट से रिलेटेड PDF फाइल पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को जरूर चेक करें। आज की वीडियो में हम जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी कहावत है, जल ही जीवन है, और माना जाता है कि जीवन की शुरुआत भी जल से ही हुई है। बाद में ये जल समुद्र, झरनों और नदियों में तब्दील हो गया। फिर इन नदियों का इस्तेमाल खेती और व्यापार के लिए किया जाने लगा। और हमारे भारत देश की बात की जाए तो हम तो नदियों पर ही डिपेंडेंट है। पुराने जमाने से नदियों का इस्तेमाल माल को एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता था, लेकिन बीते कुछ दशकों में बढ़ते रेल ट्रांसपोर्ट की वजह से हम अपने नदियों को जैसे भूल ही गए थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों के टाइम में हमारे देश में रेल ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ। फिर जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आई, उन्होंने जो भी रेलवेज लाइन बनाई, उस पर पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी दोनों को एक साथ चलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता है। शायद ही कोई आदमी होगा जो समय पर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा होगा। इसलिए आज गवर्नमेंट को वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, भारतमाला, सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ रहा है। अगर इन सब बातों पर ध्यान पहले ही दिया गया होता तो आज गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट पर लगने वाले पैसों को किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करती। दोस्तों, हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम सही समय पर सही चीजों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। अगर उस समय पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के लिए अलग से रूट बनाया गया होता तो आज हमें बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च नहीं करने पड़ते। आज भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो सालों पहले शुरू हुए थे और अब भी उस पर काम चल रहा है, जैसे कि मंडल डैम प्रोजेक्ट जो 1972 में शुरू हुआ था, फिर 1990 में इस पर काम करना बंद कर दिया गया, और अब जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 5 जनवरी 2019 को फिर से इस प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो सालों पहले शुरू हुए थे लेकिन अब भी उन पर काम चल रहा है। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि आप सिर्फ सोचिए कि इससे कितना ज्यादा लॉस होता होगा। पैसों का तो लॉस होता ही है, साथ ही में जो इंजीनियर्स हैं, उस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, उन्हें भी अपने जॉब से हाथ धोना पड़ता है और उस जमीन को सालों तक बंजर छोड़ दिया जाता है। शुक्र है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत से प्रोजेक्ट पर फिर से काम करना स्टार्ट कर रही है और बहुत से ऐसे न्यू प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर रही है जो हमारे देश को स्टेबल इकोनॉमी और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड बनाने में मदद करेगी, जैसा कि वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। वैसे तो दोस्तों, मैंने इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में मालगाड़ी के लिए एक अलग से डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा, जिस पर सिर्फ मालगाड़ी को ही चलाया जाएगा और गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में हमारे देश की जो नदियां हैं, जो हमारे देश का जीवन है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पर रेलवे ट्रैक के द्वारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाएगा। हमारी गवर्नमेंट ने इस बात को समझ
पहुंचा और हमारे नदियों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और नदियों के द्वारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जनवरी 2018 में जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हमारी गवर्नमेंट इन सभी प्रोजेक्ट्स पर इतना जोर क्यों दे रही है। क्यों हमारी गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स सागरमाला, भारतमाला, स्मार्ट सिटीज, फ्राइट कॉरिडोर्स पर इन्वेस्ट कर रही है। इसके बहुत से आंसर्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हम सबको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहती है या फिर देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहती है। ये सब आंसर तो ठीक है, लेकिन इस समय हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में लोकल बिजनेस और इंडस्ट्री, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिट नहीं कर पा रही है। इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, इसमें ब्लू लाइन इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंडिकेट कर रहा है और डॉटेड लाइन चाइना का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को इंडिकेट कर रहा है। हमें इस ग्राफ से क्लियरली पता चल रहा है कि हमारा इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन स्टेबल नहीं है, यानी ऊपर नीचे हो रहा है। वहीं चाइना को देखें तो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन काफी स्टेबल है। और लास्ट में डॉटेड लाइन नीचे की तरफ कोरोना वायरस के चलते आया है, लेकिन अब चाइना की इंडस्ट्री धीरे धीरे स्टेबल हो रही है। तो दोस्तों, यही सही वक्त है कि हम हमारे लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करें और उन इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें ताकि इंडस्ट्री रॉ मटेरियल का इम्पोर्ट और फिनिश्ड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सके। इसके अलावा 2018-2019 के डेटा के अनुसार हमारे देश का इंपोर्ट 514 बिलियन डॉलर था, वहीं एक्सपोर्ट 330 बिलियन डॉलर, यानी हमारे देश का इंपोर्ट हमारे देश के एक्सपोर्ट से ज्यादा है। वहीं हम चाइना का इंपोर्ट देखें तो 2019 में 2.08 ट्रिलियन डॉलर था और एक्सपोर्ट 2.5 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि चाइना का एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से ज्यादा है। तो दोस्तों, यही सब रीजन है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे एक्सपोर्ट पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि चाइना के इस एक्सपोर्ट की वजह से हमारे देश का ही नहीं बल्कि कई देशों के लोकल इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसे बिल्ड किया है कि आसानी से अपने देश की इंडस्ट्री का गुड्स दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देता है और उस देश का लोकल इंडस्ट्री जो शायद अभी अभी ग्रो हो रहा था उन्हें भी पूरी तरह से तबाह कर देता है। लेकिन अभी भी कई देश है जो चाइना के एक्सपोर्ट को कुछ सेक्टर में टक्कर दे रहे हैं, जैसे कि बांग्लादेश, जो चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट रेडीमेड गारमेंट सप्लायर बन गया है। अब हमारे देश को भी चाहिए कि हम भी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और इंडस्ट्री को ग्रो होने दें, जिसके लिए गवर्नमेंट रेलवे ट्रैक के थ्रू एक्सपोर्ट बढ़ाने का काम कर रही है। तो अब हमारी गवर्नमेंट का सपना है कि हमारे देश की नदियां भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जो भी नदियां हैं उनका ज्यादातर इस्तेमाल सिंचाई, वाटर हार्वेस्टिंग या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। ऐसी बहुत सी कम नदियां हैं जिन पर कार्गो का यातायात कर इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हम इन नदियों को हमारी इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने कार्गो के यातायात के लिए जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में 2 जलमार्गों को बनाया जाएगा, जिसमें पहला जलमार्ग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शुरू होगा और बिहार, झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक जाएगा, जो कि 1620 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि गंगा, भागीरथी और होगली नदी से होते हुए जाएगा। उसके बाद यह जलमार्ग बांग्लादेश में एंटर होगा, जो भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यह जलमार्ग हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाएगा, जहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का निर्माण धुबरी से सदिया तक किया जाएगा, जिसकी लंबाई 882 किलोमीटर होगी, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से सिर्फ कार्गो का यातायात ही नहीं होगा, बल्कि इससे हमारे बांग्लादेश के साथ जियोपॉलिटिकल रिलेशन भी बढ़ेंगे। साथ ही हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को हमारे देश के अन्य राज्यों से भी कनेक्ट कर पाएंगे। आपने सुना होगा कि हमारे देश का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जाने का सिर्फ चिकन स्नेक ही एक रास्ता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से हम कार्गो की मदद से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आसानी से व्यापार कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट पर गवर्नमेंट काम कर रही है, जिससे हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्टिविटी बढ़ा पाएंगे, जिसमें जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसा कि आप सब इस फुटेज में देख सकते हैं कि इस जलमार्ग प्रोजेक्ट से कार्गो का यातायात मालगाड़ी और ट्रक से होने वाले यातायात से काफी सस्ता होगा। साथ ही कार्गो द्वारा होने वाला यातायात ट्रक और मालगाड़ी के कंपैरिजन में काफी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को बनाने में 5369 करोड़ रुपए का खर्च बताया जा रहा है, जिसमें 50% तक वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाएगा और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। इसके अलावा दोस्तों, हमारे देश में आज जो भी नदियां हैं वो हर दिन प्रदूषित होती जा रही है, जिसमें हमारी गंगा, जिसका धार्मिक इम्पोर्टेंस होने के साथ साथ सोशल और कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन फिर भी लोग उसे गंदा करते जा रहे हैं। लोग बिना वजह उन नदियों में प्लास्टिक और कचरा डाल देते हैं, जो इन नदियों को प्रदूषित करती है, जिससे साफ सुथरा और पीने योग्य पानी भी जहरीला हो जाता है और पानी के अंदर रहने वाले छोटे बड़े जीव जंतुओं को इसका अंदाजा नहीं होता कि उस गंदे पानी की वजह से उनकी जान भी जा सकती है।
तो बस अब इन सब बातों को हमें समझना होगा और हर जगह साफ सफाई रखना होगा। साथ ही नदियों में फेंके जाने वाले कचरों को भी बंद करना होगा। हमारी गवर्नमेंट तो इस पर जोरों शोरों से काम कर रही है, अब बारी है हमारी, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि जल विकास प्रोजेक्ट इसी गंगा नदी से होते हुए जाएगा। ओह, बहुत ही जबरदस्त यार, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एक जबरदस्त सोचा था कंपाइलेशन वाली वीडियो थी। वो है, इसके अंदर 3-4 चीजें जो मेन है। वो एक तो स्टार्ट में एक डैम का नाम आया था, मंदल डैम का नाम आया था, जो कि 72 में स्टार्ट हुआ था, फिर 90 में रोक दिया गया था उसको। तो उसके बाद फिर उसको स्टार्ट किया गया है। ऐसे देखें, प्रोजेक्ट अगर लेट होता जाता है ना, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती रहती है और जॉब, कभी वो लोग जो है वो बेरोजगार हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ के ऊपर। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना वो बहुत भारी पड़ती है उसकी। कोई भी प्रोजेक्ट ज़रा हल्का सा लेट हो तो देखिए, गवर्नमेंट जब प्रोजेक्ट देती है ना, किसी को टेंडर देती है, तो उसके ऊपर निगरानी भी रखनी चाहिए कि जी ये आपने इस टाइम पे ना पूरा करना है, हम आपको एडिशनल पे नहीं करेंगे। अक्सर होता है वो कर लेते हैं जी, वो कमीशन और सेटबैक्स के खातिर ना, तो वो थोड़ा थोड़ा डिले करते रहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट ऐसे ऐसे बढ़ती रहती है और उनको खाने का रास्ता निकलता रहता है। दूसरी बात, चाइना की बात जहाँ पे की उन्होंने, चाइना के नो डाउट, चाइना देखें क्यों आ गया आपके एक्सपोर्ट्स करने में। वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, वो ईस्ट टू बिजनेस पे फोकस कर रहा है। वो ईस्ट टू बिजनेस क्या है कि आपको वो हर चीज की फैसिलिटी दे रहा है। वो आपको सस्ती, देखें प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी कम होगी आपकी, आपका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा और आप इंटरनेशनल मार्केट में उतना ज्यादा कम्पीट कर सकते हैं। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट मैच नहीं करती। स्पेशली मैं अगर आपको पाकिस्तान की बताऊं, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हाई है, उसके अलावा गैस की हाई है, जिसकी वजह से ये कम्पीट नहीं कर पा रहा। मुझे इंडिया की नहीं पता वजह क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइस की वजह है, प्रोडक्शन की वजह है, ये क्या टैक्सेशन का वो मसला है, ये आप मुझे बताइएगा। इसकी वजह मैं आपको पाकिस्तान के बारे में आपको बताऊँ तो इस वजह से हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान की ज्यादा सोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी है वो है IPP से, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से है। अब जबकि गवर्नमेंट जो है रिलाई कर रही है अपने सोर्सेज के ऊपर, ट्राई कर रही है कि वो जा सके। चाइना की जो चीजें हैं वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो बहुत सस्ती बनती है। अगर आप अपने मुल्क में बनाते हैं, हम अपने मुल्क में बनाए, तो वो महंगी चीज बनती है, उसको बेचेंगे और रेट होगा उसका। सारी बात है, इंडस्ट्री देगी, उसका अपना रेट होगा प्रॉफिट रख के, फिर जो मार्केट में बिकेगा वो रिटेलर जो अपना प्रॉफिट रख के बेचेगा वो। जबकि चाइना की चीज जो है वो इतनी देर में इंडस्ट्री वाले रेट पे अपना प्रॉफिट रख के वो आपको दे दिए। तो इससे तो हम कम्पीट नहीं कर सकते। हाँ, या तो ये कर दें कि टोटली आप बैन कर दें बाहर की चीजें, आप अपने लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें। उन्होंने कहा जी नहीं, आप आए और आप आए अपने लोकल इंडस्ट्री पे फोकस करें। बांग्लादेश जैसे उन्होंने कहा जी, बहुत प्रोग्रेस की है बांग्लादेश ने कि वो उसको टक्कर दे रहा है कि रेडीमेड क्लोथ के अंदर। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, वन मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। आप हर मुल्क अपनी ट्राई करें कि उसको कम्पीट करना, उसको पीछे छोड़ना या उसको मुकाबले पे आना है। तो हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी चलती रहती है। दूसरा, उसके बाद मैंने कहा जी एक जो पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के बारे में कहा गया कि जी दरिया में जो गंदगी है, प्लास्टिक का वेस्टेज हो गया। देखिए, इसमें हमारा प्लास्टिक वेस्टेज में हमारा कसूर है। इंडस्ट्रीज से जो टॉक्सिक वाटर निकलता है विच इज़ वेरी डेंजरस टू हेल्थ, ठीक है, वो अनट्रीटेड वे से नदियों और नहरों में बहा दिया जाता है, दरियाओं में, ठीक है। उसके अलावा सीवेज का वेस्ट होता है, वो भी अनट्रीटेड बहा दिया जाता है। तो वो पोल्यूशन जो बन रही है, अब जैसे हिंदू मजहब में गंगा रिवर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, रिलीजियस एक फैक्टर है उसका। तो उसके अंदर लोग जाते हैं, तो वहाँ पे अगर ये सारा गंदा टॉक्सिक पानी आएगा तो लोगों की जिंदगी दाव पे लग जाएंगी। तो इस चीज़ को फोकस करने की ज़रूरत है और हमें भी ज़रूरत है कि जो प्लास्टिक का वेस्ट जो हम डाल के रखते हैं,
कि जब बैठे बैठे ये फेंकिए, जब डस्टबिन है तो डस्टबिन का आप यूज़ करें। अगर डस्टबिन नहीं है तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कहिए डस्टबिन लगाएं इधर। ये क्या बात हुई, हम टैक्स भर रहे हैं, हम सारा कुछ कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं काम कर रहे? ये हमें कहना चाहिए, हमारा फर्ज बनता है ये, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। हर चीज़ पे हम टैक्स देते हैं। 1 रुपए की टॉफी लो उस पे तक टैक्स है यार, तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए? ये आपको हमें मिलकर ये काम करना पड़ेगा कि जी अपने अपने जो हुकूमतों के जहाँ पे नेग्लिजेंस है या वो उनकी हुकूमत तो ट्राई करती है अक्सर, नीचे जो ब्यूरोक्रेसी बैठती है तो वो नहीं होने देती काम सीधा, वो अपने बीच में रोड अटकाती है बैठ के, वो समरी ऐसे बना के भेज देती है, वो गवर्नमेंट कहते हैं अच्छा यार ये तो फिजिबल ही नहीं है, चलो इसको बाद में देखते हैं, अगले को देखते हैं, फोकस करते हैं पहले। तो वो उसके अंदर वो होता है जिसके अंदर उनका इंटरेस्ट ना होना ज़्यादातर, तो वो सारा कुछ होता है। तो वो उसको है ना एक साइड पे लगाया, तो उन्होंने कहा चलो बाकी साइडों पे निकलते हैं और उस चीज़ को पहले प्रेफर करते हैं। उसके अलावा एमए दिखाया गया कि जो रेल प्रोजेक्ट, जो नहर वाला प्रोजेक्ट जो था, वो जो कार्गो से बांग्लादेश जा रहे हैं, बांग्लादेश से फिर ऊपर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त एक कनेक्टिविटी रोड है अपना, बहुत अच्छा लगा कि उससे नो डाउट इंडिया और बांग्लादेश के जो है टाइज भी, बायलैटरल टाइज भी स्ट्रॉन्ग होंगे। और उसके अलावा वो जो चिकन स्नैक की उन्होंने बात की, बिल्कुल पूरा उन्होंने बल्कि पूरी तरह दिखाया, ट्रेन का भी उन्होंने दिखाया, उन्होंने बाय रोड जो है ट्रक्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होती है गुड्स की, तो वो भी उन्होंने बताई है कि, और कार्गो के थ्रू होती है, कार्गो के थ्रू नो डाउट उससे ज़्यादा, थोड़ा सा ट्रेन से ज़्यादा, लेकिन आप अगर वेट देखें तो वेट उसके अंदर ज़्यादा, आप सामान ज़्यादा ले जा सकते हैं कार्गो के अंदर बनिस्बत आप अगर ट्रक से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं। तो प्रेफरेंस जो है वो अगर ये बन जाता, नहर के थ्रू सिस्टम बन जाता, तो बिल्कुल कार्गो करना चाहिए। कार्गो में ज़्यादा से बात है, ज़्यादा आप गुड्स लेके जा सकते हैं। और चिकन स्नैक है तो उसमें मुश्किलात भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे उसका आपको बताता चलूँ कि चिकन स्नैक की मैं पढ़ा तो मेरे ख्याल से 17 किलोमीटर शायद उसकी विड्थ है, 17 किलोमीटर के एरिया है, तो वो चिकन स्नैक है सिर्फ उधर। बाकी नीचे बांग्लादेश है, ऊपर सिक्किम के ऊपर चाइना है, फिर इधर नेपाल है, भूटान आ जाता है। तो एक चीज़ के ऊपर आपने फोकस नहीं करना, आपने डिफरेंट वेज निकालने हैं कि है ना कि किसी न किसी तरह आपने निकल के आगे जाना है। तो ये मैं जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था वीडियो, उसी तरह ज़बरदस्त एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरे जहन में थी ये वीडियो के इस तरह होगी, तो बिल्कुल 70-80% वैसे ही उसने टच किया। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद है। वीडियो को पसंद है तो हमारे चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजम दबाइएगा। आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें फॉलो कीजिएगा, हमारे पेजेस को लाइक कीजिएगा और सजेशन ज़रूर दीजिएगा। सजेशन के साथ लिंक भी दीजिएगा कि कौन सी वीडियो पे आप हमारा रिएक्शन चाहते हैं, तो हम उस पर रिएक्ट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।